प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा अप्रैल में प्रस्तावित है, तो सबसे पहले उसी परीक्षा को दृष्टिगत रख करके मैं आपके बीच प्रश्नोत्तरी लेकर के आया हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप प्रश्नोत्तरी को अच्छी तरह से देखिए। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूं कि यह चैनल आपकी सेवा में निःशुल्क संचालित किया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिर्फ और सिर्फ आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और आपको महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी, जिससे आप अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ए सरहपाद, बी पुष्पदंत, सी शालिभद्र सूर और डी स्वयंभू। यानी राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। ए सरहपाद, बी पुष्पदंत, सी शालिभद्र सूरि या डी स्वयंभू। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को। ये विकल्प सही हो जाएगा। और प्रिय विद्यार्थियों, सरहपाद को सरोज, वज्र और राहुल भद्र भी कहा जाता है। राहुल भद्र भी कहा जाता है। इसके अलावा सरहपाद, जिन्हें सरहपा के नाम से जाना जाता है, इन्होंने दोहा कोश और चर्या गीत कोश की रचना की है। यह भी आप याद रखिएगा। और प्रिय विद्यार्थियों, इसके अलावा हिंदी का प्रथम कवि की यदि बात की जाए तो पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि माना है, जबकि शालिभद्र सूरि को गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम कवि माना है और स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो इसको भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ए ब्रजभाषा, बी बुंदेली, सी खड़ी बोली, डी अवधी। आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी की नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि नहीं है और है, इस पर आप विशेष ध्यान केंद्रित कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी पश्चिमी हिंदी की नहीं है की जगह हम पश्चिमी हिंदी की है पढ़ लेते हैं और तुरंत ब्रजभाषा पर टिक लगा देते हैं, जिससे हमारा प्रश्न गलत हो, उस प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ये ब्रजभाषा, बी बुंदेली, सी खड़ी बोली या डी अवधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, अवधी जो है यह पश्चिमी हिंदी की नहीं है, यह पूर्वी हिंदी की बोली है। और पूर्वी हिंदी जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से निःसृत है, जबकि पश्चिमी हिंदी की बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो यह भी आपको याद रख लेना है, पश्चिमी हिंदी की बोलियां सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, जबकि पूर्वी हिंदी की बोलियां अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ए बोडो, बी मैथिली, सी भोजपुरी या डी डोगरी। आपको बताना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। ए बोडो, बी मैथिली, सी भोजपुरी या डी डोगरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सी भोजपुरी। भोजपुरी जो है ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, जबकि बोडो,
मैथिली और डोगरी जो है ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह भी याद रख लेना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारतीय भाषाओं का संदर्भ आया है, जो संख्या में 22 हैं। ये आपको याद रख लेना है कि 22 जो है ये है भाषाएं हैं, जिनमें असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, ओडिया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी शामिल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो भोजपुरी नहीं है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ए भोजपुरी, बी बुंदेली, सी मगही या डी मैथिली। चौथा प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ए भोजपुरी, बी बुंदेली, सी मगही, डी मैथिली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों बी बुंदेली। बुंदेली जो है बिहारी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोली है। जबकि भोजपुरी, मगही और मैथिली जो है ये बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती हैं। बिहारी हिंदी की उत्पत्ति भी मागधी अपभ्रंश से हुई है। तो अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी और सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। यह भी आपको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? ए मलुकदास, बी सूरदास, सी परमानंद दास या डी कुंभन दास। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप जान गए होंगे, बहुत सरल प्रश्न है। तो ए मलुकदास जो है अष्टछाप के कवि के अंतर्गत नहीं है। मलुकदास संत कवि हैं और इनका निर्गुण काव्य धारा से संबंध है, जबकि अष्टछाप के कवियों में सूरदास, परमानंद दास और कुंभन दास का नाम आता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अष्टछाप की जो स्थापना है वो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की थी, जिसमें 4 कवि जो है वो आचार्य वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य जो है वो विट्ठलनाथ के थे। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों में कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, विट्ठलनाथ के शिष्यों में गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास का नाम आता है। नंददास को जो है सबसे छोटा कवि माना जाता है अष्टछाप का। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? ए अलंकार प्रकाश, बी रसराज, सी कविकुल कल्पतरु, डी काव्य निर्णय। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? ए अलंकार प्रकाश, बी रसराज, सी कविकुल कल्पतरु या डी काव्य निर्णय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों चिंतामणि की रचना जो है वह है कविकुल कल्पतरु। इन्होंने अन्य रचनाएं लिखी हैं, रसविलास है, श्रृंगार मंजरी है, कवित्व विचार है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बी राधा कृष्णदास, सी जसवंत सिंह, डी गया प्रसाद शुक्ल सनेही। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है। द्विवेदी युग का है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों गया प्रसाद शुक्ल सनेही। डी विकल्प सही हो जाएगा। ये डी विकल्प जो है ये है सही है। गया प्रसाद शुक्ल जो है ये है द्विवेदी युग के हैं, जबकि अन्य कवियों में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और राधा कृष्णदास भारतेंदु युग के हैं, जबकि जसवंत सिंह रीतकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। जो है इनका भाषाभूषण प्रसिद्ध रचना है इनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? ये केदारनाथ अग्रवाल, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी त्रिलोचन या डी शिव मंगल सिंह सुमन। तो प्रगतिवादी कवि की चर्चा की जा रही है, इसमें कौन सा प्रगतिवादी नहीं है ये आपको बताना है। तो प्रगतिवादी कवि में भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है, बी विकल्प सही हो जाएगा। जबकि केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और शिव मंगल सिंह ये है प्रगतिवादी कवि हैं। त्रिलोचन सानेट
लिखने में मशहूर हैं और त्रिलोचन का संबंध सुल्तानपुर से है। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए केदारनाथ अग्रवाल की, तो केदारनाथ अग्रवाल ने ढेर सारी रचनाएं लिखी हैं और ये महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं प्रगतिवादी कवियों में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है? ए अज्ञेय, बी नागार्जुन, श्री राम कुमार वर्मा या डी शमशेर बहादुर सिंह की। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, यह पंक्ति है प्रिय विद्यार्थियों अज्ञेय की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? काठ की घंटियां, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध, लिपटा रजाई में। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आत्महत्या के विरुद्ध। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है, यह रघुवीर सहाय की काव्य कृति है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अगर रचना की बात की जाए तो कुआनो नदी और काठ की घंटियाँ और लिपटा रजाई में अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये उनकी रचना है। गर्म हवाएं भी उन्होंने लिखा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? ये नरेंद्र मोहिनी, बी भाग्यवती, सी चंद्रकांता, डी कुसुम कुमारी। 11वां प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों भाग्यवती जो है यह देवकी नंदन खत्री का नहीं है, जबकि यह श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा लिखित उपन्यास है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाग्यवती में स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया है, स्त्री शिक्षा मुख्य वर्ण विषय है इसका। जबकि चंद्रकांता जो है नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी इसके रचनाकार देवकी नंदन खत्री हैं और देवकी नंदन खत्री अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? ये मार्कंडेय, बी विवेकी राय, सी शिव प्रसाद सिंह या डी निर्मल वर्मा। तो 12वां प्रश्न आपके सामने है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? ये मार्कंडेय, बी विवेकी राय, सी शिव प्रसाद सिंह या डी निर्मल वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों निर्मल वर्मा जो है, डी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। निर्मल वर्मा ग्रामीण चेतना के कहानीकार नहीं है, ये नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकारों में से एक हैं। निर्मल वर्मा ने परिंदे बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी लिखी है। तो शेषन्य कवि जो है यह ग्रामीण शेषन्य कहानीकार जो है वो ग्रामीण चेतना के जो है संबंधित हैं, ग्रामीण चेतना से संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है? ये अंबिका प्रसाद गुप्त, बी जगदीश गुप्त, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी काशी प्रसाद जायसवाल। 13वां प्रश्न आपके सामने है। आपको बताना है इंदु पत्रिका के संपादक का नाम। तो प्रिय विद्यार्थियों इंदु पत्रिका के संपादक हैं ये अंबिका प्रसाद गुप्त। यह पत्रिका काशी से निकलती थी और ये मासिक पत्रिका थी। इसके अलावा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने समालोचक पत्रिका का प्रकाशन उनका संपादन उन्होंने किया है, जबलपुर से मासिक पत्रिका थी। जगदीश गुप्त को नई कविता पत्रिका के संपादक के रूप में जाना जाता है। ये अर्धवार्षिक थी, इलाहाबाद से जो प्रयागराज है वहाँ से निकलती थी। जबकि काशी प्रसाद जायसवाल पाटिल पुत्र पत्रिका के संपादक थे, ये मासिक पत्रिका थी और पटना से निकलती थी। तो इसको भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? ए बंकिम चंद्र, बी प्रेमचंद, सी शरत चंद्र या डी रविन्द्रनाथ टैगोर। आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? ये बंकिम चंद्र, बी प्रेमचंद, सी शरत चंद्र या डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों यह शरत चंद्र के जीवन से संबंधित है। तो ये जो विकल्प है सी विकल्प सही हो जाएगा। शरत चंद्र बांग्ला भाषा के अमर कथा शिल्पी हैं, जबकि
अन्य अगर बात की जाए तो आवारा मसीहा जो है यह विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है और यह जीवनी विधा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? ये अग्निलीक, बी परशुराम की प्रतीक्षा, सी अंधा युग या डी एक कंठ बिस्वाई। 15वां प्रश्न आपके सामने है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? ये अग्निलीक, बी परशुराम की प्रतीक्षा, सी अंधा युग या डी एक कंठ बिस्वाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों बी परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। यह भारत चीन युद्ध को आधार बना करके लिखा गया नाटक है, यह नाट्य काव्य नहीं है। जबकि अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल ने लिखा है, अंधा युग धर्मवीर भारती ने लिखा है और एक कंठ बिस्वाई दुष्यंत कुमार ने लिखा है। प्रिय विद्यार्थियों, अग्निलीक, अंधा युग और एक कंठ बिस्वाई जो है यह नाट्य काव्य है, जबकि परशुराम की प्रतीक्षा नाट्य काव्य नहीं है। इसके जो लेखक हैं वह रामधारी सिंह दिनकर हैं, जिन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ये अशोक के फूल, बी कुटज, सी विचार प्रवाह, डी वृत्त और विकास। 16वां प्रश्न आपके सामने है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों वृत्त और विकास। यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, बल्कि अशोक के फूल, विचार प्रवाह और कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। यह ललित निबंधकार के रूप में भी जाने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। 17वां प्रश्न, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? ए नगेंद्र, बी नंदुलारी वाजपेयी, सी कुबेरनाथ राय या डी रामविलास शर्मा। तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक जो है यह विद्यार्थियों डी रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा की मार्क्सवादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने प्रेमचंद, प्रगति और परंपरा, भाषा साहित्य और संस्कृत, लोक जीवन और साहित्य जैसी आलोचनात्मक कृतियां भी लिखी हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? ए मम्मट, बी पंडितराज जगन्नाथ, सी विश्वनाथ, डी क्षेमेंद्र। 18वां प्रश्न आपके सामने है। आपको बताना है कि रस गंगाधर रचना किसकी है? तो यह है पंडितराज जगन्नाथ की, बी विकल्प सही हो जाएगा। मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा है, विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण लिखा है, क्षेमेंद्र ने दशावतार चरित्र लिखा है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? ये शंकुक, बी भट्ट लोलट, सी वामन या डी अभिनव गुप्त। आपको बताना है कि इनमें से रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है, शंकुक, भट्ट लोलट, वामन या अभिनव गुप्त। तो 19वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों विकल्प सी, वामन रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है। जबकि शंकुक ने अन्वितवाद, भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत के जरिए रस सूत्र की व्याख्या की है। शंकुक अन्वितवाद, भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। तो इसको भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? ये आई.ए. रिचर्ड्स, बी मैथ्यू आर्नाल्ड, सी लुकाच या डी क्रोचे। 20वां प्रश्न आपके सामने है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों आई.ए. रिचर्ड्स जो है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक हैं। जबकि मैथ्यू आर्नाल्ड ने एसेज इन क्रिटिसिज्म, कल्चर एंड एनार्की लिखा है। लुकाच ने द थ्योरी ऑफ नोवेल और द हिस्टोरिकल ये लिखा है। जबकि क्रोचे ने एस्थेटिक्स लिखा है। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम लिखिए। रचनाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, साकेत, प्रियप्रवास, कुरुक्षेत्र, कामायनी, कामायनी, कुरुक्षेत्र, साकेत, प्रियप्रवास, प्रियप्रवास, कामायनी, कुरुक्षेत्र और साकेत। 21वां प्रश्न आपके सामने है।
तो प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की है। तो इस दृष्टि से विद्यार्थियों यदि आप देखेंगे तो जो प्रिय प्रवास है ये 1914 ईस्वी में लिखी गई थी, साकेत 1931 में और कामायनी 1935 में, जबकि 1946 में कुरुक्षेत्र लिखी गई थी। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम लिखिए। आनंद कादम्बनी, ब्राह्मण, भारतोदय, हरिश्चंद्र मैगजीन। ब्राह्मण, हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बनी, भारतोदय, हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बनी, ब्राह्मण, भारतोदय, भारतोदय, ब्राह्मण, हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बनी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आनंद कादम्बनी जो है ये बद्री नारायण चौधरी की है। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की है। भारतोदय जो है ये सीताराम शर्मा की है, जबकि हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो अगर आप देखेंगे तो हरिश्चंद्र मैगजीन जो है 1873 ईस्वी में लिखी गई थी और आनंद कादम्बनी 1881 में, ब्राह्मण 1883 में और भारतोदय 1885 में। तो इस दृष्टि से विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी का आखिरी प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। ए उपेंद्र नाथ, इलाचंद जोशी, मोहन राकेश, नरेंद्र कोहली। बी इलाचंद जोशी, उपेंद्र नाथ, मोहन राकेश, नरेंद्र कोहली। सी इलाचंद जोशी, मोहन राकेश, नरेंद्र कोहली, उपेंद्र नाथ। डी नरेंद्र कोहली, मोहन राकेश, इलाचंद जोशी या उपेंद्र नाथ अस्क। तो इस विकल्प में यदि आप देखेंगे तो इलाचंद जोशी जो है इनका जो है जन्म पहले है, उसके बाद उपेंद्र नाथ अस्क हैं और फिर मोहन राकेश हैं और फिर नरेंद्र कोहली हैं। तो ये अगर आप विकल्प में देखेंगे तो इलाचंद जोशी, उपेंद्र नाथ अस्क और मोहन राकेश तथा नरेंद्र कोहली बी विकल्प में है। तो 23वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए। ये चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी दे, आपकी मनोकामना की पूर्ति हो। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।